अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों सोच के देखो, दुनिया में एक ऐसी जगह है जहाँ पे ना कोई परिंदा उड़ के जा सकता है और ना ही कोई मछली तैर के जा सकती है और ना ही कोई लैंड एनिमल क्रॉस कर सकता है। सिर्फ 35 किलोमीटर का फासला है, लेकिन दोनों साइड का सीन टोटली डिफरेंट है। ये कोई इमेजिनरी लाइन नहीं, बल्कि इंडोनेशिया में पाए जाने वाले दो आइलैंड बाली और लोम्बोक के बीच एक ऐसी इनविजिबल और मिस्टीरियस लाइन है जिसे कोई मछली, परिंदा या जानवर क्रॉस नहीं कर सकता। ये लाइन बाली और लोम्बोक के बीच से शुरू होती है और मोले आइलैंड्स के एंड तक जाती है। वैसे तो ये लाइन किसी रेडार या सोनार में नजर नहीं आती, मगर इस लाइन के ईस्टर्न साइड पे जितने एनिमल्स हैं वो वेस्टर्न साइड के एनिमल्स और बर्ड्स से टोटली डिफरेंट हैं। इस लाइन को सिर्फ इंसान ही क्रॉस कर सकते हैं, और अगर आप भी इस लाइन को क्रॉस करेंगे तो दोनों साइड का एनवायरनमेंट बिल्कुल डिफरेंट नजर आएगा। हालांकि इन दोनों आइलैंड्स के बीच सिर्फ 35 किलोमीटर का फासला है, लेकिन अगर आप एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड जाते हैं तो आपके आसपास का एनवायरनमेंट ही बदल जाता है। जो परिंदे और जानवर आपको भी लोम्बोक पे नजर आएंगे वो आपको बाली पे नजर नहीं आएंगे, और बाली के जानवर आपको लोम्बोक पे नजर नहीं आएंगे। और यही नहीं, इन दोनों आइलैंड्स के बीच की दीवार को मछलियां भी क्रॉस नहीं कर सकती, यानी कि ईस्टर्न साइड की मछलियां वेस्टर्न साइड पे नहीं आ सकती और वेस्टर्न वाली ईस्टर्न साइड पे नहीं आ सकती। तो दोस्तों, आपको भी ये दोनों आइलैंड किसी टोटली डिफरेंट वर्ल्ड से कम नहीं लगेंगे, जिन्हें किसी मिस्टीरियस पावर ने डिवाइड कर रखा है, और सिर्फ इस इनविजिबल लाइन को इंसान ही क्रॉस कर सकते हैं। और इस लाइन का नाम है वॉलस लाइन। आज से करीब 150 साल पहले अल्फ्रेड रसल वॉलस नाम के एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर ने इस जगह को डिस्कवर किया था। आप में से जिन लोगों ने स्कूल में बायो पढ़ी है वो रसल वॉलस को नेचुरल सिलेक्शन के कॉन्सेप्ट की वजह से बखूबी जानते होंगे। अब अल्फ्रेड रसल वॉलस की भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वो 1830 में एक इंग्लैंड के एक गरीब घर में पैदा हुए। रसल वॉलस के वालिद एक कार्टोग्राफर थे, यानी कि वो मैप्स बनाते थे, जिसकी वजह से उन्हें डिफरेंट जगहों पर ट्रैवल करना पड़ता। वॉलस को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, लेकिन गरीबी की वजह से उनको बहुत छोटी उम्र में अपनी एजुकेशन छोड़कर अपने फादर के साथ काम करना पड़ा। और शायद यही उनकी लाइफ का एक ऐसा डिसीजन था जिसने उन्हें एक दिन दुनिया में मशहूर करना था। दोस्तों, अपने फादर के साथ डिफरेंट जगहों पर ट्रैवल करके वॉलस को भी अब जगह एक्सप्लोर करने का बहुत इंटरेस्ट हो चुका था। एक दिन वॉलस फील्ड में घूम रहा था, तो उसने सोचा कि मैं ऑब्जर्व करूं कि कौन सा जानवर कहाँ मिलता है। उसने देखा कि बाली में एशियन रीजन के एनिमल्स मिलते हैं, लेकिन जैसे ही बाली को क्रॉस करके लोम्बोक में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पे सीन टोटली चेंज है। उसने देखा कि जैसे ही लोम्बोक में पहुंचा है तो वहां पे टोटली ऑस्ट्रेलियन ओरिजिन के एनिमल्स पाए जाते थे। उसने देखा कि इतना छोटा फासला और इतना बड़ा फर्क, ये देखकर वो और ज्यादा शौक हो गया और उसके दिल में इंटरेस्ट बढ़ गया कि इस जगह को और एक्सप्लोर किया जाए। समंदर के अंदर लोम्बोक स्ट्रेट है, और जब पूरा एशिया और ऑस्ट्रेलिया कनेक्टेड था तब भी कभी ये पानी ड्राई नहीं हुआ, इसलिए कभी किसी लैंड एनिमल ने इसे क्रॉस नहीं किया। इवोल्यूशन का सिस्टम ये कह रहा है कि भाई तेरी लिमिट यहीं तक है। लोग पूछते हैं भाई परिंदे तो उड़ सकते हैं, उनको क्या मसला है? तो मसला ये है, उधर का एनवायरनमेंट, फूड सिस्टम और क्लाइमेट इतना डिफरेंट है कि परिंदे भी अडॉप्ट नहीं कर सकते। मतलब नेचर ने नॉट ओनली फिजिकल बैरियर्स बल्कि साइकोलॉजिकल बैरियर्स भी डाल दिए हैं। ये कोई मशहूर टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये एक नेचुरल डिवाइड है जो तुम्हें ये फील देता है कि भाई दुनिया के रूल सिर्फ इंसान ने नहीं बनाए, बहुत पहले से कोई और सिस्टम चल रहा है, जैसे कि एक नेचुरल प्रोग्रामिंग जो एक इनविजिबल लाइन को दोनों साइड से टोटली स्प्लिट करती है। बाली साइड का सीन और है और लोम्बोक का और। असल में यही वजह है कि अल्फ्रेड वॉलस को एवोल्यूशन का को डिस्कवरर भी कहा जाता है, क्योंकि उसने दुनिया को ये बता दिया कि सिर्फ ड्राइंग ही गेम चेंजर नहीं था। अब एनिमल्स और बर्ड्स की तो समझ आ गई, अब बाकी रह जाती हैं फिश और या दूसरे समुद्री जानवर। फिश के लिए ये लाइन क्रॉस करनी क्यों इम्पॉसिबल है, ये बात वॉलस को भी समझ नहीं आई, क्योंकि उस वक्त प्लेट टेक्टोनिक्स का कॉन्सेप्ट डिस्कवर नहीं हुआ था। तो आज के टाइम में हम सब जानते हैं कि हमारा ये प्लेनेट स्टैटिक नहीं बल्कि डायनामिक है, जो कि ऊपर से स्मूथ नजर आने वाली इस जमीन के अंदर बहुत सी मूवमेंट्स हो रही हैं। हमारी जमीन की सरफेस के नीचे बहुत सी प्लेट्स हैं जो आपस में टकराती हैं, जिसकी वजह से हमारे प्लेनेट पर बहुत सी चेंजेस होती हैं। जैसा कि आज हम जानते हैं कि 335 मिलियन ईयर्स पहले हमारे सारे कॉन्टिनेंट्स इकट्ठे थे और हमारे इस प्लेनेट पर सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट था जिसका नाम पेंजिया था। फिर टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से अगले कई करोड़ों सालों में ये सारा कॉन्टिनेंट टूटकर डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड होता गया। जैसे 45 मिलियन ईयर्स पहले जिसे हम आज इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं वो ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा था, तो टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से ये वहां से टूटकर ऊपर यूरेशियन प्लेट से जाकर मिल गया। इस टकराव के नतीजे में दोनों प्लेट्स की जमीन ऊपर उठकर फोल्ड हुई और दुनिया के सबसे बड़ी माउंटेन रेंज
वजूद में आई जिसे आज हम हिमालयास कहते हैं। ये जो प्लेट्स के ज्वाइनिंग पॉइंट्स होते हैं ये बहुत वोलेटाइल होते हैं, इसीलिए साउथ एशिया में आने वाले ज्यादातर अर्थक्वेक्स हिमालयास या हिंदुकुश एरिया में होते हैं। इसी तरह मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया का ये सारा इलाका इसी तरह के एक टेक्टोनिक प्लेट शिफ्ट का शिकार हुआ है और इसीलिए इन दोनों आइलैंड्स के बीच समंदर का जो हिस्सा है वहां पर वाटर करंट इतना ज्यादा है कि किसी भी मछली के लिए उस 35 किलोमीटर के सफर को क्रॉस करना नामुमकिन है। तो ये टेक्टोनिक शिफ्ट ही सबसे बड़ी वजह है इस इनविजिबल लाइन की। तो आप भी जब कभी इंडोनेशिया का ये एरिया देखो या गूगल पे इसको जूम करो या किसी एडवेंचर व्लॉग में इसका नाम सुनो तो याद रखना ये कोई नॉर्मल फासला नहीं बल्कि ये एक नेचर की बनाई हुई एक ऐसी इनविजिबल लाइन है जिसका नाम है वालेस लाइन। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट लाजमी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दें इजाजत। अल्लाह हाफिज़।